Hello, guys. How are you all? I hope you all are doing great. My name is Dr. Abdul Wajid, and I welcome you to Effortless Commerce classes. So, guys, this is chapter 4th of our financial management lecture series. एंड अब तक हमने चैप्टर 1, 2, 3 कवर कर लिया है। उसमें मैंने आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी समझाए हैं, साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी कराए हैं। सो गाइज, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, वो चैप्टर्स आपने अभी तक नहीं देखे हैं, सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच देम। गाइज, वहां से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। साथ में मैंने अपनी वेबसाइट पर कुछ क्वेश्चंस डाले हैं और सॉल्यूशंस भी डाले हैं उसके, ताकि आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। सो गाइज, आप लोग वहां पर जाइए वेबसाइट पर, वहां से क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डाउनलोड करिए, मेरी वीडियोस देखिए और खूब अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी करिए। वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और साथ में यहाँ भी लिखा हुआ है www.effortlesscommerceclasses.com। तो गाइज, दिस इज चैप्टर 4 एंड चैप्टर 3 में हमने कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स की थी। सो कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में हम कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे बहुत सारी टेक्निक्स में, राइट? और भी कुछ अलग अलग टेक्निक्स थी जो हमने की थी। सो वो कैश फ्लोज तो हमें मिल गए थे वहां पर, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कैश फ्लोज को हमें कैलकुलेट करना पड़े। सो उन कैश फ्लोज की हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे, वही सारी चीजें हम सीखेंगे इस चैप्टर 4 में, जिसमें हम निकालेंगे कैश फ्लोज फॉर इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। ओके गाइज, इन चैप्टर 3 वी हैव ऑलरेडी studied about the capital budgeting meaning and significance and also the capital budgeting techniques. बट गाइज, कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स में हम कैश इनफ्लोस की बात कर रहे थे, ठीक है? कैश इनफ्लोस थे हमारे पास, उन कैश इनफ्लोस की हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे। वैसे ही हम टेक्निक यूज कर रहे थे जहां पर हमें कैश इनफ्लोस की कैलकुलेशंस की जरूरत नहीं थी, बट कैश इनफ्लोस हमें ऑलरेडी मिल गए थे। बट कभी कभी क्या हो सकता है, कैश इनफ्लोज आपको मिलेंगे नहीं और कैश इनफ्लोज आपको निकालने पड़ेंगे। सो ये हमारा चैप्टर 4 जो है वो इसी कॉन्सेप्ट पर है। सो कैश इनफ्लोज को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे हम इस प्रेजेंट चैप्टर में, दैट इज चैप्टर 4। सो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस में कॉस्ट और बेनिफिट किसी भी प्रपोजल का हम मेजर करते हैं इन फॉर्म्स ऑफ कैश फ्लोज, ठीक है? ये चीज हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। हम कैश फ्लोज के फॉर्म में उसका प्रॉफिट या फिर उसके बेनिफिट्स को देखते हैं, ना कि अकाउंटिंग प्रॉफिट के फॉर्म में। ये गाइज, हम ये बात पहले ही कर चुके हैं चैप्टर 3 में, ठीक है? सो कैश फ्लोज को कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो कैश फ्लोज की हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं? गाइज, कैश फ्लोज निकालने के लिए 3 चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन सी वो 3 चीजें हैं जो कैश फ्लो निकालने में हमारी हेल्प करती हैं या कैश फ्लोज के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? फर्स्ट इज इनिशियल कैश आउटफ्लोज। इनिशियल कैश आउटफ्लो का क्या मतलब है? जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपने कोई प्रोजेक्ट चूज किया, तो आपको उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। दैट इन्वेस्टमेंट इज नोन एज कैश आउटफ्लो। और ये जो हमारा कैश आउटफ्लो होगा, ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, ये काफी बड़े साइज की होगी और पहले हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, उसके बाद ही हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, कैश इनफ्लोज मिलते हैं, राइट? सो ये कैश आउटफ्लोज जो हैं, हमारी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखो, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगर आप कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आप इन्वेस्ट करेंगे किसी भी फिक्स्ड एसेट में, ठीक है? सो कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट प्लस फिक्स्ड एसेट का कुछ इंस्टॉलेशन चार्जेस भी हो सकता है, वो भी आप अपनी कॉस्ट में ऐड करेंगे, वो भी आपका आउटफ्लो होगा, ठीक है? तो इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ये भी आपका आउटफ्लो है। और ऐसा हो सकता है कि उसमें आपको कुछ वर्किंग कैपिटल भी लगानी पड़े, राइट? जब भी आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे
तो उसमें डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए आपको वर्किंग कैपिटल भी लगानी पड़ेगी, तो वो वर्किंग कैपिटल भी इसमें ऐड हो जाएगी। और क्या हो सकता है, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई ओल्ड एसेट रखी हुई थी और उसको आपने सेल कर दिया। अगर आपने किसी ओल्ड एसेट को सेल किया होगा तो वो आपकी कॉस्ट को कम कर देगा, ठीक है। सो हम माइनस कर देंगे यहां पर सेल्वेज वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट जो हमारे पास पहले से पड़ा हुआ था। इसके बाद और क्या हो सकता है, देखो अगर आपने कुछ ओल्ड एसेट जो पड़ा था उसको बेचा, ठीक है, और अकाउंटिंग बुक में उसकी वैल्यू जो थी वो ज्यादा थी और आपने उसको कम वैल्यू पर बेचा, तो आपको लॉस हो गया, ठीक है। अगर आपको लॉस हो गया तो वो आपकी कॉस्ट को कम कर देगा। कैसे कम कर देगा, आपको उसका टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, ठीक है। सो उसने आपकी कॉस्ट को कम कर दिया है तो हम उसको माइनस कर देंगे, तो वो टैक्स बेनिफिट जो मुझे मिला है मैं उसको माइनस कर दूंगा अपनी कॉस्ट में से। और क्या हो सकता है कि बुक वैल्यू थी वो कम थी और आपने और ऊपर उसको बेच दिया, प्रॉफिट में बेच दिया। अगर आप उसको प्रॉफिट में बेच देंगे तो अब आपकी टैक्स लायबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि कैपिटल गेन हो गया है। तो जब टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी तो आपका कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स आपको ऐड करना पड़ेगा टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। सो ये टैक्स बेनिफिट जो था ये हमारा किस पर था, जब हमें लॉस होगा, लॉस ऑन सेल, ठीक है। जब लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट होगा हमारा, तो हमें क्या होगा, उसका जो टैक्स का डिडक्शन है वो हमारा बेनिफिट बन जाएगा, तो हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी। और टैक्स लायबिलिटी हमारी कब बन जाएगी, जब वो एसेट जो है वो हमने महंगा बेच दिया, बुक वैल्यू से ज्यादा वैल्यू का बेच दिया, तो हमें टैक्स भी भरना पड़ेगा। तो टैक्स भरना पड़ेगा तो टैक्स क्या करेगा, हमारी कॉस्ट को इंक्रीज कर देगा। तो मैंने इसी वजह से देखो टैक्स लायबिलिटी को प्लस में लिखा है। सो ये हमारा हो गया इनिशियल कैश आउटफ्लो। गाइस देखो ज्यादातर डिसीजंस में कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट रहेगा, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस रहेगा, वर्किंग कैपिटल रहेगा। जरूरी नहीं है कि सैल्वेज वैल्यू हर क्वेश्चन में हो, बट अगर ये दिया हुआ है तो हमें ये एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। सो फर्स्ट थिंग ये है कि हमें कैश इनिशियल कैश आउटफ्लो निकालना होगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना होगा, सेकंड चीज जो हमें निकालनी होगी वो हमारा होगा सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लोज। अब आप ये चीज बहुत अच्छे से समझिए। सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लोज, आपने एक बार पैसा इन्वेस्ट कर दिया, अब हर साल या हर एक टाइम पीरियड पर आपको कुछ पैसा वापस मिलेगा, आपको कुछ प्रॉफिट होगा, ठीक है। सो वो कैश इनफ्लोज कैसे निकलेंगे, सो सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लोज निकालने के कई तरीके हैं। लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। पहला तरीका क्या है, देखो अगर आपको सेल्स दी हुई है तो उसमें से आप माइनस कर दो परचेज, जो आपका एक्सपेंस हो गया, और आपका कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस भी हुआ वो भी आप उसमें से माइनस कर देंगे। हो सकता है कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी हो गया हो, वो भी आप उसमें से माइनस कर देंगे। ओके, इसके बाद डेप्रिसिएशन भी माइनस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद आपको टैक्स अमाउंट को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि आपको उसके ऊपर टैक्स भी देना है। बट डेप्रिसिएशन पहले हम माइनस करेंगे, उसके बाद डेप्रिसिएशन को हम ऐड करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर पहले माइनस करा फिर ऐड करा, ऐसा क्यों करा? देखो हमें ना डेप्रिसिएशन का फायदा लेना है टैक्स पर्पसेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल सेल्स थी मेरी 10 लाख रुपीज, ठीक है, और इसमें से मैंने अपनी परचेज माइनस कर दी
परचेजेस थी मेरी फॉर एग्जाम्पल 8 लाख रुपीज, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा, मुझे डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करने पड़ेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस थे मेरे फॉर एग्जाम्पल 20,000 रुपीज, और कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी थे, मुझे वो भी माइनस करने पड़ेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस थे मेरे 20,000 रुपीज, ठीक है। सो अब मेरा एक एक्सपेंस और भी रह गया है जो मेरा नॉन कैश एक्सपेंस है, दैट इज डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन भी अब मुझे माइनस करना पड़ेगा। माइनस मैंने कर दिया डेप्रिसिएशन जो था 10,000 रुपीज। सो कितना मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया, PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मेरा कितना आया। 10 लाख में से 8,50,000 माइनस कर दूं तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मेरा आ जाएगा 1,50,000। अब गाइज एक चीज आप नोटिस करना, देखो डेप्रिसिएशन हम क्यों माइनस करते हैं। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, हमारी पॉकेट से तो नहीं गया है, राइट, डेप्रिशिएट हुआ है मशीन का। बट हम क्या करते हैं, हमें टैक्स की सेविंग करने के लिए हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, ठीक है। सो अब देखो, अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करता तो मुझे 1,60,000 रुपए के ऊपर टैक्स देना पड़ता, बट मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया है तो 1,50,000 रुपए पर टैक्स देना पड़ रहा है। दैट मीन्स मुझे अब टैक्स कम देना पड़ रहा है, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल 40% टैक्स का रेट होता तो अभी मैं डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद 1,50,000 का 40% निकालता, बट अगर मैं डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करता तो 1,60,000 रुपए पर मुझे 40% निकालना होता। सो डेप्रिसिएशन क्या कर रहा है, मेरे टैक्स को कम कर रहा है। अब डेप्रिसिएशन का काम यहां तक हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब गाइस एक बार मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, उसके बाद मुझे टैक्स निकालना पड़ेगा, ठीक है। टैक्स फॉर एग्जाम्पल 40% है, तो 1,50,000 का 40% हम निकाल लेते हैं, कितना आएगा, 1,50,000 का 40% होता है 60,000, ठीक है। 60,000 इसमें से हमने माइनस कर दिया तो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज 90,000। गाइज एक बात और याद रखना, जब भी आप कैपिटल बजटिंग डिसीजन कर रहे हैं तो हमेशा आपको ऑपरेटिंग कैश इनफ्लो निकालना होगा। ये हम जो निकाल रहे हैं ऑपरेटिंग कैश इनफ्लोज है, और यहां पर हम इंटरेस्ट को इग्नोर करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट अगर हम फंड हमने रेज किया है और हमें इंटरेस्ट देना पड़ रहा है तो इंटरेस्ट को हम यहां पर इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। उसको इंक्लूड हम नहीं करते हैं जब हम कैपिटल बजटिंग में कैश फ्लोज की कैलकुलेशन करते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। आपको इंटरेस्ट को इंक्लूड नहीं करना है जब आप इस मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड है। अभी एक सेकंड मेथड भी आएगा, ये डायरेक्ट मेथड है। जब भी आप डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे आप इंटरेस्ट जो आपने पे किया है उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट वाले में भी नहीं करेंगे, बट उसमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, ओके। बट यहां तो डायरेक्ट अगर आपको इंटरेस्ट दिया हुआ है तो आप उसको कंसीडर नहीं करेंगे। इसी वजह से देखो यहां लिखा था प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो इंटरेस्ट तो मुझे लेना ही नहीं है, तो इंटरेस्ट की मैंने बात ही नहीं करी, ठीक है। सीधा मैंने टैक्स निकाल दिया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया 90,000, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो मेरा आ गया है 90,000, अब उसमें मैं डेप्रिसिएशन को ऐड कर लूंगा, क्योंकि मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस करा था सिर्फ अपने टैक्स को कम करने के लिए, ठीक है। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में मैं डेप्रिसिएशन को दोबारा से इंक्लूड कर लूंगा। जब मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन को इंक्लूड कर लूंगा तो आ जाएगा मेरा कैश इनफ्लो।
फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पीछे था 90,000। 90,000 में मैं डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूंगा जो था 10,000, तो मेरा कैश इनफ्लो आ जाएगा 1 लाख। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। सो इट वॉज द फर्स्ट मेथड। इसका कोई एक सेकंड मेथड भी हो सकता है, और भी कई मेथड हो सकते हैं इसके। सो लेट्स अंडरस्टैंड अनदर मेथड। ओके गाइज, अब सेकंड मेथड देखते हैं हम। सेकंड मेथड क्या है जिससे हम कैश इनफ्लोज, सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लोज निकाल सकते हैं। देखो गाइज, अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ हो, ठीक है, सेल्स, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब कुछ नहीं दिया है, डायरेक्ट आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया है। तो गाइज देखो, यहां भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमने निकाला था, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, डेप्रिसिएशन को आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। और दूसरी चीज मैंने आपको बताया है कि जब भी हम कैपिटल बजटिंग में कैश इनफ्लोज निकालते हैं तो इंटरेस्ट को हम कंसीडर नहीं करते, इंटरेस्ट को हम माइनस नहीं करते। बट हो सकता है इन्होंने हमारे हिसाब से नहीं निकाला हो और इन्होंने इंटरेस्ट को एक्सक्लूड कर दिया हो। ठीक है, बट हमें तो एक्सक्लूड नहीं करना था, इसका मतलब हमें इंटरेस्ट को दोबारा से ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, बट इंटरेस्ट को हम पूरा ऐड ऐसे नहीं करेंगे, इंटरेस्ट को हम 1 माइनस टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और सिर्फ बेनिफिट जो हमें मिला है वो हम ऐड करेंगे, पूरे का पूरा इंटरेस्ट हम ऐड नहीं करेंगे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि हम 1 माइनस टी से इसको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं और पूरा का पूरा इंटरेस्ट हम ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं। सो गाइज, इसी पॉइंट को अब हमें समझना है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ओके गाइज, बट इस पॉइंट को समझने से पहले इसमें एक चीज और है जो हमारे एक्सपेंस को बढ़ा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हो सकता है किसी ईयर में हमने कुछ छोटा कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करने से क्या होगा गाइज, हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। ठीक है, और कैश इनफ्लो कम हो जाएगा। सो कैश इनफ्लो कम हो जाएगा तो हमको इसमें से माइनस करना पड़ेगा। सो माइनस कर देंगे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कभी कभी हो सकता है क्योंकि हमारा जो इनफ्लोज है वो कई साल तक होगा, तो हो सकता है किसी साल में मेरा कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हो जाए, तो वो एक्सपेंस हो जाएगा, तो मेरे कैश फ्लो को कम कर देगा, इस वजह से मुझे इसे कम करना पड़ेगा। नाउ गाइज, लेट्स अंडरस्टैंड कि हम इंटरेस्ट 1 माइनस टी से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, पूरा का पूरा इंटरेस्ट हम ऐड क्यों नहीं करते हैं। ओके गाइस, तो मैं क्या करता हूं आपको समझाने के लिए, पहले मैं यहां पर इनकम स्टेटमेंट बनाता हूं और उसके बराबर में ही मैं बनाता हूं मैं करता हूं कैलकुलेशंस ऑफ इनफ्लोज, कैश इनफ्लोज। अब गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट, जनरल इनकम स्टेटमेंट में हम कैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालते हैं। सो पीबीआईटी से निकालना शुरू करते हैं हम, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फॉर एग्जांपल, पीबीआईटी हमें दिया हुआ था 10,000, तो जनरल इनकम स्टेटमेंट में तो हमें इंटरेस्ट भी माइनस करना पड़ता है, तो मैं माइनस कर देता हूं इंटरेस्ट। लेट्स से इंटरेस्ट का अमाउंट था 1,000 रुपीज, तो मैंने 1,000 में से माइनस कर दिया, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स मेरा बचा 9,000। अब मुझे क्या करना है, टैक्स को माइनस करना है, और टैक्स है 40%। सो 90,000 का 40% 3,600, ये मेरा टैक्स हो गया। ठीक है, टैक्स माइनस करने के बाद मेरा आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मेरा आ जाएगा 5,400। 9,000 माइनस 3,600, दैट इज 5,400। ठीक है, अब मैं कैलकुलेशन करता हूं कैश इनफ्लोस के हिसाब से, जहां मैं इंटरेस्ट को इग्नोर करता हूं। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स मेरा कितना था, 10,000, और इंटरेस्ट को मैंने इग्नोर कर दिया। ठीक है, सो मेरा आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स 10,000। अब मैं यहां पर 40% लगा देता हूं टैक्स। ठीक है गाइज, ये टैक्स है। 10,000 का 40% कितना हो जाएगा,
4,000। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस बार कितना हो गया? 6,000। अब आपको एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझनी है, ठीक है? बहुत ध्यान लगा के इस चीज को समझिए आप लोग, जो मैं आप कहने जा रहा हूं। देखो गाइज, इंटरेस्ट का अमाउंट तो 1,000 था, बट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डिफरेंस जो आया है वो आया है सिर्फ 600 का। दैट मीन्स पूरा का पूरा 1,000 जो मेरा इंटरेस्ट था, जो मैंने यहां माइनस किया था, उसका एक्चुअल में मेरे ऊपर इंपैक्ट जो पड़ रहा था वो 600 का पड़ रहा था। क्योंकि टोटल का पूरा 1,000 का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, एक्चुअल जो मेरी कॉस्ट थी वो 600 की थी, ठीक है? क्योंकि यहां पर जो डिफरेंस आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में वो 600 है। दैट मीन्स कि अब मैं जो इंटरेस्ट को ऐड करूंगा तो मुझे 600 ऐड करना है, 1,000 नहीं। क्यों? क्योंकि 600 ही मेरी एक्चुअल कॉस्ट थी। देखो यहां पर 1,000 माइनस किया हमने, बट यहां कुछ नहीं माइनस किया, तो जो एक्चुअल पर इंपैक्ट था वो इन दोनों के डिफरेंस से हमें पता चला कि 600 था। दैट मीन्स 60% कॉस्ट थी हमारी, पूरी 100% नहीं थी। दैट मीन्स पूरा 100% 1,000 को हम माइनस नहीं करेंगे, ओनली 60% माइनस करेंगे, क्योंकि 60% ही मेरी एक्चुअल कॉस्ट है टैक्स डिडक्शन के बाद। 60% का क्या मतलब है? 60% का मतलब है 1 माइनस 1 मीन्स टोटल, टोटल माइनस टैक्स रेट, दैट इज 0.40। ठीक है? अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं तो मेरा आ जाएगा 0.60 और 60% भी जिसे मैं कह सकता हूं। सो इस वजह से मैंने ये एडजस्टमेंट करी यहां पर, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट कि मैंने 1 माइनस टैक्स रेट क्यों किया, कि पूरा का पूरा इंटरेस्ट ही क्यों नहीं किया मैंने, क्योंकि इफेक्टिव जो मेरा कॉस्ट पड़ रहा है वो ओनली 60% पड़ रहा है, तो जो इफेक्टिव पड़ रहा है वही मुझे ऐड बैक करना है। ठीक है? इसी वजह से मैंने यहां पर 1 माइनस टी किया। अब गाइज यहां पर एक चीज और समझिए, ये अगर 30% मेरा टैक्स होता तो 1 माइनस 0.30 करता, दैट मीन 70% मैं कॉस्ट लेता। ठीक है? सो जितना मेरा टैक्स रेट होगा वो ही मुझे इधर लिखना है, और आपको ये पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये समझना है कि इंटरेस्ट का आपको एक्चुअल लिखना है, और एक्चुअल कॉस्ट के लिए आपको 1 माइनस टी से इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है? तो दो चीज हमने कैलकुलेट कर ली। पहला हमने इनिशियल कैश आउटफ्लो कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद हमने सब्सिक्वेंट कैश इनफ्लोज कैलकुलेट कर लिए। अब एक तीसरी चीज मेरी रह गई है जो मुझे कैलकुलेट करनी है, वो तीसरी चीज मेरी है टर्मिनल कैश फ्लो। टर्मिनल कैश फ्लो का क्या मतलब होता है? टर्मिनल कैश फ्लो का मतलब होता है जो मुझे पैसा लास्ट में मिलेगा। देखो गाइस, जब हम मशीन यूज करेंगे तो लास्ट में कुछ मशीन हमारी कोई ना कोई वैल्यू तो उसकी होगी, तो उस मशीन को जब हम बेच देंगे तो हमारे पास कुछ प्रॉफिट आएगा। ठीक है? हमारे पास कुछ उसकी सेल वैल्यू आएगी, वही उसकी टर्मिनल कैश इनफ्लो होगा। तो अब हम देखते हैं कि टर्मिनल कैश इनफ्लो कैसे निकलेगा। सो टर्मिनल कैश फ्लो में सबसे पहले तो आ जाएगा मेरा सेल वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। जो मेरी फिक्स्ड एसेट बची थी, जो मैंने अपने प्रोजेक्ट में यूज कर ली, उसकी कुछ सेल वैल्यू आएगी जो मुझे लास्ट में मिलेगी। ठीक है? उसके बाद जो मैंने वर्किंग कैपिटल यहां पर इन्वेस्ट किया हुआ था, देखो कैश आउटफ्लो जब हो रहा था, मैं इन्वेस्ट कर रहा था, तो उसमें मैंने कुछ वर्किंग कैपिटल भी इन्वेस्ट किया था, तो वो वर्किंग कैपिटल भी तो मेरा वापस आएगा। ठीक है? तो वर्किंग कैपिटल को भी मुझे ऐड करना पड़ेगा, WC लिख रहा हूं मैं। ठीक है? माइनस, हो सकता है ये सेल वैल्यू जो थी वो बुक वैल्यू से ज्यादा थी, मतलब मैंने इसे प्रॉफिट में बेच दिया। अगर मैंने इसे प्रॉफिट में बेच दिया तो मुझे कुछ कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, तो जब टैक्स दूंगा तो मेरे कैश इनफ्लो को कम कर देगा, तो कैश इनफ्लो को कम कर देगा तो मैं इसे माइनस कर दूंगा, माइनस टैक्स ऑन कैपिटल गेन। ठीक है? यह ऐसा हो सकता है कि बुक वैल्यू ज्यादा थी और मैंने उसे सस्ता बेच दिया। अगर मैंने उसे सस्ता बेच दिया तो वो अब मेरा
लॉस हो गया है, कैपिटल लॉस हो गया है, तो कैपिटल लॉस होता है तो मुझे उसमें क्या होता है कि कुछ टैक्स के एडवांटेजेस मिलते हैं, ठीक है। तो कुछ मिलता है मुझे, टैक्स एडवांटेज मिलता है, तो मैं उसे ऐड कर लूंगा, प्लस टैक्स ऑन कैपिटल लॉस। सो गाइज यही तीनों चीजें थी जो हमें कैलकुलेट करनी थी, ठीक है, कैश इनफ्लोज के लिए। अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जब हम करेंगे, तभी हमें अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। सो गाइज इफ यू आर लाइकिंग द कंटेंट ऑफ दिस चैनल, देन प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको आगे भी ऐसी सारी टॉपिक्स मिलते रहें, आप सीखते रहें। और अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू।